नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा पति कबाड़ जमा करने उसे बड़े दुकानों में बेचता है। वह सुबह घर से बाहर जाता है और शाम को ही घर लौटता है। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं, फिर भी मेरी पति मुझे संतान नहीं दे पाया है। वैसे तो मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मैं एक हीरोइनी से कम नहीं हूँ और हमेशा खुद को साफ सुथरा रखना पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो मेरा एक ही बच्चा नहीं था, क्योंकि मेरा पति काम करने में नहीं सकता था। शादी के बाद भी मैं बताना चाहती थी कि मेरा पति मुझे वह सब नहीं दे पाया जिसकी मुझे बहुत उम्मीद थी। वे कभी भी सफल नहीं हुआ। पहले दिन और पहली रात ही वह असफल रहा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी जोश में आदमी होश खो देता है, लेकिन फिर हर रात ऐसा ही होता रहा। वह जल्दी काम खत्म कर देता था, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। शुरुआत में मैं चुप रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने उससे कहा कि अपना समय बाओ। मैंने ऐसा कहा तो उसने पूरी कोशिश की। उसने डॉक्टर के पास जाकर आयुर्वेदिक उपचार भी कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत प्रयास किए, कई उपाय किए, डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर परिणाम वैसा ही रहा। अंत ये हुआ कि हम बच्चे नहीं बना सके। हमारे परिवार में जब भी कोई शादी या छोटा बड़ा कार्यक्रम होता तो मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलती हूँ। वे सब मुझसे पूछते कि सब ठीक है। तब मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन उस समय मैं अपने दुख को मन में छुपाकर उन्हें बताती कि मेरी जिंदगी भी ठीक चल रही है। धीरे धीरे मुझे अपनी शादी अच्छी लगने लगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाशा में थी जो मुझे पूरी खुशी दे सके, क्योंकि मेरा पति बहुत जल्दी असफल हो जाता था और उसकी वजह से मैं भी उदास रहती थी। कुछ सालों बाद मैंने देखा कि मेरा पति इस बड़ी परीक्षा के लिए सक्षम नहीं है। मैंने विकल्प तलाशना शुरू किया। फिर मेरी जिंदगी में रामू आया। हमारे घर के सामने की गली में एक जवान लड़का रहता था, लगभग 25 साल का था। जब मैं छत पर कुछ काम करने जाती तो वह मुझे देखता था। शुरुआत में उसका देखना मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जब मेरी ज़रूरतें मुझ पर हावी होने लगी तो मैं सब कुछ छोड़कर उसे देखने लगी। एक दिन वह मुझे देखकर मुस्कुराया, मैंने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन वह मुझे गली नंबर 4 में मिला और उसने मुझे चाय पिलाई। हमने कुछ वक्त बात की। वह एक अच्छा युवक था, दिखने में भी अच्छा था और सब कुछ ठीक था। इसके बाद हम कई बार मिले और मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। उसी रात उसका फ़ोन आया, हम बात करने लगे। पहली रात उसने दोस्ती के लिए प्रस्ताव दिया और मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था जितना वक्त मैं बिताऊंगी उतना ही वक्त निकल जाएगा। भाभी प्लीज़ बताओ ना, कैसी लगी आपको रागिनी? पसंद आई होगी ना? वो है ही इतनी प्यारी। भाभी आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और रागिनी की शादी के बारे में? नंदिनी के देवर शेखर ने पूछा तो नंदिनी बोली, सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो रागिनी को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी, वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। रमा जीजी की नंद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाएं, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती हैं। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। शेखर ने खुशी से झूमते हुए कहा। शेखर अपनी भाभी नंदिनी से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हमउम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। शेखर के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नंदिनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नंदिनी सोच रही थी रमा जीजी की नंद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है, और गोविंद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। शेखर, तेरे भैया का फोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को। शेखर की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है। बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है, और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है अपनी बहन के ससुराल। नंदिनी की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थीं। घर की सबसे बड़ी थीं। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था।
शेखर के पापा को उन्होंने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हो गया था। नंदिनी तैयारी कर रही थी, शाम को नंद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रहे थे। नंदिनी बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शेखर को भी गए बहुत समय हो गया था। बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी और वह जल्दी में उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। शेखर के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और नंदिनी तो बेसुध ही हो गए थे। नंदिनी की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह शेखर अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नंदिनी का चेहरा अब मुरझाने लगा था। नंदिनी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। गोविंद को गए 6 महीने हो गए थे। नंदिनी के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आए थे। अंगूरी बुआ जी ने बुलवाया था। शेखर और नंदिनी को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने नंदिनी के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, नंदिनी आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। गोविंद तो चला गया, इन दोनों का साथ शायद इतना ही लिखा था ईश्वर ने। लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी। इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि नंदिनी को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी तो करेगी ही, कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। वर्षों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं, अचानक शरीर में पसीना आ पाया। मैं पूरी तरह शांत हो गई। कुछ देर तक मैंने आंखें बंद रखकर इस खेल के अनुभव को महसूस किया। धन्यवाद।